मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अगर आवाज़ आप तक आ रही है तो यस लिख दीजिए। आप लोगों को लिंक इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अनलिस्टेड थी। अभी मैंने इसको लिस्टेड किया है तो जिन लोगों को लिंक मिला होगा वही केवल सुन पा रहे होंगे। अगर लाइव क्लास के समय कोई प्रॉब्लम आती है तो तब तक आप अपनी बगल की बुक को उसके जो लास्ट में टर्मिनल क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स फिर इन द ब्लैंक्स उनकी प्रैक्टिस कर लिया करो, या ड्यूरिंग क्लास भी आप समय जो है वो कर सकते हो। हेलो हेलो। हाँ, यूट्यूब ने नोटिफाई इसलिए नहीं किया था कि उसको अनलिस्टेड ही रह गया लिंक, हो कहीं से गलती हुई है। चलिए शुरू कर देते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए, HRM का ये 23 यूनिट है, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत जल्दी समझ में आने वाला यूनिट है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा इसमें कहानी किस्से नहीं है इसमें। तो इसमें अगर हम देखेंगे
तो एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम, तो आपको ये मालूम है कि जब भी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपकी सुनी नहीं जाती, आपकी सुनी नहीं जाती, जो भी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाता है। तो जब आपकी सुनी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है कि डिससेटिस्फैक्शन होगा वहाँ पे, और जब डिससेटिस्फैक्शन होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पर्पज पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर डिससेटिस्फैक्शन है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो पर्पज है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। बस एक सेकेंड और, ये थोड़ा सा हल्की सी एक सेटिंग और कर लें हम। बस ओके, अब बहुत फास्ट से हम इस टॉपिक को अब शुरू कर देते हैं, अब कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली। चलिए, तो एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम, तो इसमें पहले दो पार्टों में ये टॉपिक है। पहला तो है फीडबैक और दूसरा है रिवार्ड। फीडबैक है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कमियां बताने के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए। रिवार्ड सिस्टम जो है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। और ये सब जो काम होते हैं वो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, ठीक। आगे चलते हैं उसमें। तो एम्प्लॉय फीडबैक, सबसे पहले बात आती है एम्प्लॉय फीडबैक। तो एम्प्लॉय फीडबैक की अगर हम बात करेंगे तो कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट, कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने पहले ही बताया कि अचीवमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमेशा रेगुलर फीडबैक अपने एम्प्लॉय से लेना चाहते हैं, और उसका एस्पेक्ट क्या होता है, वेरियस जो ह्यूमन रिसोर्सेस एस्पेक्ट हैं, जो न्यू इनिशिएटिव टेकन किए गए हैं, और उसके अलावा यहाँ एक बात लिखी हुई है क्लाइमेट सर्विस। ये आपके इस टॉपिक का बहुत कीवर्ड है, बहुत कीवर्ड है। और वो ये सब कुछ कैसे लेते हैं, थ्रू सम सेटिस्फेक्शन और क्लाइमेट सर्वे। तो उसको आप ऐसे बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन सर्वे, या उसको आप टेक्निकली बोलेंगे तो क्लाइमेट सर्विस, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन जो होती है, कई ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्मली और कई फॉर्मली, इनफॉर्मली का मतलब होता है बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म देंगे, ऑनलाइन फीडबैक भरवाएंगे, ठीक है, आपसे बुलवाएंगे स्टेज पे आकर के। तो ये क्या हुआ फॉर्मल। इनफॉर्मल फीडबैक क्या हुआ कि कहीं आपस में लोग बात कर रहे थे, किसी ने सुन लिया, उसने ऐसा कहा, लोगों ने स्ट्राइक शुरू कर दी, इस तरह का, ठीक है। और किस चीज का ये फीडबैक लेते हैं, एटीट्यूड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय एंड एटीट्यूड, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, ये चैप्टर कोई मैथमेटिकल चैप्टर नहीं, फिलोसॉफिकल है। बस कैसे आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, एक तो समझना है, दूसरा इसमें जो टेक्निकल वर्ड है उसको माइंड में रखना है कम से कम अगले 5 दिनों के लिए। अगर आप अगले 5 डेज तक उसको माइंड में रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली ये मदद करेगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बात होती है this information is used for refining and fine tuning the policy initiatives। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर बनता है पर्पज। तो अगर ये पर्पज की बात आएगी, इन्फॉर्मेशन क्यों ली जाती है, तो पहली बात है रिफाइन करने के लिए और फाइन ट्यून करने के लिए अपने पॉलिसी के इनिशिएटिव्स जो आपने लिए हैं टाइम टू टाइम। एट फॉर्मल लेवल द इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक इज गैदर थ्रू वेल डिजाइंड क्वेश्चनेयर। अब ये जो अभी पीछे बात आई थी, फॉर्मल वाली बात आई थी, कैसे हम फीडबैक लें, तो बोलता है वेल डिजाइन क्वेश्चन, यानी बहुत अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और क्या साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आपके सामने 5 पिक्चर रख दिए, उसमें से आपसे कहा एक चूज करिए, तो वो पिक्चर इस तरह डिजाइन होते हैं, उससे आपके बारे में वो आइडिया लगा लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है। कोई स्टाफ सजेशन स्कीम होती है, जैसे मान लिया कई बैंकों में या कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि आप सजेशन दीजिए, माना जाए या ना माना जाए, 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इस तरह से कुछ। ठीक है। अब आगे बात है द इनफॉर्मल। ये तो बात हुई फॉर्मल की। द इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गैदर्ड थ्रू डिस्कशन। इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं उससे निकल के आ रहा है। विद द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। अब ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, यूनियन होती है, जैसे आप लोगों की यूनियन है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजर्स, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं। सुपीरियर्स बेस्ड ऑन द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो लोग जज कर पाते हैं कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है। वाइटल इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी गैदर्ड while conducting appraisal interview and also through exit interview। अब देखो वो क्या है, अप्रेजल इंटरव्यू तो क्या होता है, जब आप जॉब कर रहे हैं वहां पर होता है अप्रेजल इंटरव्यू, या एंट्री करने के समय होता है। और दूसरा क्या होता है, जब आप जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं, दैट इज एग्जिट इंटरव्यू। तो कोई भी अगर इंटरव्यू है, क्यों छोड़ा है, वो जॉब क्यों छोड़ा है, और खासकर से उन लोगों को जो बहुत अनएक्सपेक्टली ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं। ठीक है। अब यहां बात करता है इंटरव्यूज प्रोवाइड यूजफुल क्लू टू द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड टू फाइन ट्यून द पर्सनल पॉलिसीज एंड द। वो इसलिए इंटरव्यू लेते हैं कि जो पर्सनल, अब यहां पे देखना पर्सनल नहीं पर्सोनेल है, ये पर्सनल नहीं है पर्सोनेल है। पर्सनल की स्पेलिंग होती है PRSONAL। पर्सनल माना होता है व्यक्तिगत, वही होता है वैयक्तिक, यानी लोगों के बारे में बात करना। पर्सोनेल पॉलिसीज, जो HR होता है ना डिपार्टमेंट, पर्सोनेल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी उनके इनिशिएटिव्स हैं और उनको फाइन ट्यून करने के लिए, उनकी पॉलिसी को फाइन ट्यून करने के लिए क्या रहता है। और ये जो क्लाइमेट सर्वे की बात आई थी यहाँ पे, जो क्लाइमेट सर्वे की बात आई थी, एंड परफॉर्मेंस डेटा टू मेजर द एंड इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ देयर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो क्या किया था इससे, एक तो वो करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दूसरा उसको इवेल्युएट करते हैं क्वालिटी ऑफ देयर, मतलब एम्प्लॉय के अलावा आपकी HR को भी ये एसेस करते हैं, केवल एम्प्लॉय को एसेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो भी फीडबैक दे रहा है वो बेसिकली HR का ही रिफ्लेक्शन होगा। HR अगर अच्छी पॉलिसी ला रहा होगा तो एम्प्लॉय अच्छी फीडबैक देगा। अब इसमें एक रिसर्च कंडक्ट की थी, सस्तर ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, उसमें उस सर्वे को उसने नाम दिया ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स। और इसमें क्या किया, प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द करंट HRM प्रैक्टिसेस। जो भी HR प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में चल रही थी उस पर उसने सर्वे किया, और बहुत थाउजेंड्स लोगों को किया। कितने, 28 डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्स का मतलब अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन को सर्वे किया। और उसने कितने फैक्टर्स में किया, 15 फैक्टर में उनकी वर्क सिचुएशन पे। दे स्ट्रांगली एक्सप्रेस दैट दे वर लीस्ट सेटिस्फाइड विद द अपॉर्चुनिटीज दे हैड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। तो उसने बिल्कुल साफ साफ पाया कि भैया एक तो लीस्ट सेटिस्फाइड है, और वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती क्या है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग में।
दे ऑल्सो वॉइस्ड, यानी उन्होंने बोला, दे डिड नॉट गेट एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव, गोल एंड प्लान्स ऑफ। अब जब किसी एम्प्लॉय को आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव नहीं बताएंगे, बिजनेस के गोल नहीं बताएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्लान है, जब यही नहीं बताएंगे तो जो एम्प्लॉय है वो कैसे एक अच्छा जो आप चाह रहे हैं वो परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए। द एम्प्लॉय वर ऑल्सो रिलेटिवली डिससेटिस्फाइड विद देयर रिवार्ड सिस्टम। अब फीडबैक तो उन्होंने दिया कि भाई पॉलिसी हो, और उन्होंने बताया भैया पैसा वैसा जो मिलता है वो भी, जैसे रिवार्ड सिस्टम, ठीक है, एंड देयर रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर, और जो मिलता है वो किसको कितना मिलना चाहिए उससे भी फिर वो सेटिस्फाई नहीं थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ सच सर्वेज इज that how efficiently an organization is managing its people। इस सर्वे से मालूम हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कैसे। मोreover the survey data have proved helpful in diagnosing specific problem and in initiating organizational development initiative by opening up two-way communication। अब देखो टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं कि आर्मी में क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी जो बॉस कहता है वही करता है। तो बैंकों में भी समवट वही होता है, जो ऊपर से कहा जा रहा है वही आपको फॉलो करना पड़ता है। अबाउट मैटर्स ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉय। तो यहां ये बेसिक्स थोड़ी हो गई। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां से शुरू हो जाते हैं कि क्लाइमेट सर्वे क्या है, उसमें क्या क्या चीजें ली जाती हैं। तो यहां पर क्लाइमेट सर्वे के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या बोलता है, most popular and prevalent means of means to gather यानी इकट्ठी करनी feedback from the employer. If designed properly, these survey can provide very useful information and clue to the management for effective human management. Used to measuring employee perception। अब perception का मतलब क्या है कि employee क्या सोचता है ऑफ द प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो आजकल चल रहा है, जो आजकल है, एग्जिस्ट कर रहा है। प्रिवेलिंग क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड क्लाइमेट सर्वे। अब सुन लीजिएगा, इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के परसेप्शन, जो आजकल के क्लाइमेट में, आजकल कहते हैं ना आज क्या मौसम चल रहा है, क्या हाल चाल है, उस समय पर एम्प्लॉय के परसेप्शन को यूज करना, उसको पता लगाना, उसको बोलते हैं क्लाइमेट सर्वे। ऑल्दो क्लाइमेट इज यूजुअली मेजर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, scores are typically analyzed department division wise so that the management can assess the climate in different unit। तो वो ये कह रहा है कि वैसे तो एज ए होल करते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट या डिवीजन होता है ना, जैसे मार्केटिंग डिवीजन, एचआर डिवीजन या फाइनेंस डिवीजन, तो कहता है कि हम उसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन एक्सेस, ठीक है, एसेस द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट द एंटायर। अब ये सारी एक्सरसाइज कौन करेगा, ह्यूमन एचआरडी या एचआरएम का जो डिपार्टमेंट है, एचआरडी या एचआरएम का डिपार्टमेंट इसको मैनेज करेगा। फॉर डिजाइनिंग द क्वेश्चनियर टू एडमिनिस्ट्रिंग, तो क्वेश्चनियर भी कौन वो करेगा, जो आपका एचआर डिपार्टमेंट है वो कोऑर्डिनेट करेगा इन सब कामों के लिए। आपका क्वेश्चन डिजाइन करना, आपका प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें कौन कोऑर्डिनेट करेगा, एचआर डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। द असिस्टेंस ऑफ लाइन मैनेजर इज ऑल्सो। अब लाइन मैनेजर कौन होते हैं, देखो ऐसा होता है कि एक तो सबसे पहले स्टाफ होता है, उसके बाद उसका थोड़ा सा सुपरवाइजर और उनको मेंटेन करने वाला और टॉप मैनेजमेंट। तो लाइन मैनेजर क्या होता है, बेसिकली कोई भी काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके वहां जो लाइन असाइनमेंट होता है कौन होता है, आपके वहां जो जूम आउट यहां बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा वो कर लीजिए, जूम आउट बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप थोड़ा सा जो है अपनी स्क्रीन को कुछ कर लीजिए, हल्का सा अपनी स्क्रीन को मैनेज कर लीजिए। यहां पर बिल्कुल ठीक आ रहा है।
अच्छा, साउंड में क्या ये सेंस है कि आवाज आपको भी आ रही है, मेरे को ही आ रही है? चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसकी? तो ये असिस्ट करता है एचआर, और क्या करता है इसमें? जो क्वेश्चन होता है पूरा। अच्छा, यहाँ पे तीन बातें आई थी, देखो। क्वेश्चनियर टू एडमिनिस्ट्रिंग क्वेश्चनियर एंड टेबुलेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट, यानी क्वेश्चनियर बनाना और जो डेटा है उनको टेबल में कन्वर्ट करना और उसको प्रेजेंट करना कि भैया इससे क्या चीज निकल करके आई। द रिजल्ट ऑफ द सर्वे आर प्रेजेंटेड टू द टॉप मैनेजमेंट बाय द एचआर डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या है वो, एंड द व्यू ऑफ द डिपार्टमेंट हेड्स एंड यूनिट हेड्स आर ऑब्टेन्ड। तो टॉप मैनेजमेंट को पहुंचाया, टॉप मैनेजमेंट ने क्या करा, जो यूनिट हेड से वो, और जो आपके यूनिट हेड और डिपार्टमेंट हेड से उस चीज की पोजीशन को एनालाइज किया एंड फाइंडिंग आउट वायबल सॉल्यूशन फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऑल्दो द कंटेंट ऑफ द क्लाइमेट सर्वे में वेरी। अब कंटेंट क्या है कि कौन कौन से फैक्ट में उन्होंने सर्वे करना है, may vary from organization to the organization based on the nature of business and other differentiating factor। देखो किस चीज पे डिपेंड करना है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा, तो आपके फैक्टर अलग हो जाएंगे। अदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, किन किन कारणों से आपका ऑर्गेनाइजेशन अलग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। टू कवरेज अ टिपिकल सर्वे कैन बी एज फॉलो। अब देखो यहां से टेक्निकल इनपुट शुरू हो गए। क्या टेक्निकल इनपुट शुरू हो गए, देखिएगा यहां, ध्यान रखिएगा इन हेडिंग्स को। क्या है, पहला स्ट्रक्चर। पहली बात क्या आ गई यहाँ पे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा हो, तो जो आपका जो सर्वे वो बनेगा उसमें स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। क्या बोलता है, द फीलिंग दैट एम्प्लॉय हैव अबाउट द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द ग्रुप्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, कम्युनिकेशन चैनल और डेलीगेशन एंड अथॉरिटी। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, द फीलिंग ऑफ बीइंग योर ओन बिज बॉस, क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुपीरियर, सबॉर्डिनेट या पियर, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर पोजीशन में है, सबॉर्डिनेट पोजीशन में, और या पियर्स बराबर की पोजीशन में। रिवार्ड, ये सारे फैक्टर चल रहे हैं जिससे क्लाइमेट सर्वे डिजाइन होता है। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिवार्डेड फॉर ए जॉब डन वेल, मतलब अच्छा काम करने के लिए इनाम मिला, उसकी फीलिंग होना। परसेप्शन अबाउट द रिवार्ड, आपके बाद आपको आपके मन में, आपके दिमाग में जो रिवार्ड सिस्टम है उसके बारे में क्या परसीव कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप। पनिशमेंट का सिस्टम क्या अपना रहे, परसेप्शन। पनिशमेंट से मतलब अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको पेनल्टी, पता लगा 1 डे की सैलरी काट ली, पता लगा कि लीव नहीं दी, ठीक है। परसेप्शन ऑफ पे एंड प्रमोशन, और कि यहाँ पर जो पे मिलती है प्रमोशन उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। अब बात आई रिस्क, द सेंस ऑफ रिस्कीनेस एंड चैलेंज in the job and in the organization, and any emphasis on taking calculated risk taking encouraged and bona fide errors are protected। क्या बोल रहा है कि आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी कैसी है, कैसे रिस्क को आप क्या सोचते हो, आपके जॉब में चैलेंजेस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। और प्लेइंग सेफ इज एनकरेज्ड एंड एक्सेप्टेड, प्लेइंग सेफ इज एनकरेज्ड एंड एक्सेप्टेड, यानी इसका मतलब होगा, एक तो बात हुई कि आप क्या करते हैं, देखो दोनों तरह के आगे, एक तो है टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क वाली बात है, और दूसरा बोलता है प्लेइंग सेफ। तो कुछ लोग तो होते हैं भैया नहीं करना, लोन ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या, हाँ इसको हम कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो प्लेइंग गेम। अगली बात आती है वार्मथ। वार्मथ क्या, द जनरल फीलिंग ऑफ द फेलोशिप that prevails in the work group atmosphere, the prevalence of informal supporting culture and social group, यानी लोगों में गर्मजोशी कितनी है, कितनी, ये बोलता ना सोशल ग्रुप्स,
या सपोर्टिंग कल्चर आपके वहाँ कैसा है, वर्क ग्रुप का एटमॉस्फेयर कैसा है, फेलोशिप जो आसपास के साथी लोग हैं वो कैसे। तो ये चीज वार्मथ वाली बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए क्या है, अगला पॉइंट है सपोर्ट। द आप आपके जो मैनेजर हैं वो कैसा सपोर्ट करते हैं, और द अदर एम्प्लॉय इन द ग्रुप एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल सपोर्ट फ्रॉम अबाउट टू बिलो। तो यहाँ पे अबाउट टू बिलो जो है बॉस है, उसके नीचे सब बॉस है, फिर एक है लाइन मैनेजर है, फिर ये है, फिर स्टाफ है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात आती है। फिर है स्टैंडर्ड। परसीव्ड, देखो परसीव वर्ड परसेप्शन बार बार आया कि आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में, ठीक है। परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट गोल, अंदरूनी गोल और बाहरी गोल, एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, द एम्फेसिस ऑन डूइंग ए गुड जॉब, द चैलेंज रिप्रेजेंटेड इन द पर्सनल और ग्रुप गोल। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपका जो भी आप सोच रहे हैं, आप एक अच्छा काम करने के लिए कितना एम्फेसिस देते हैं, आप क्या चैलेंज रिप्रेजेंट करते हैं, कितने चैलेंज को आप लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो ये चीजें कैसे स्टैंडर्ड की हैं वो बात करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट, भाई कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या, लड़ाई झगड़ा, या इसको बोलते हैं विचारों की लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट को बोलते हैं विचारों की लड़ाई। द फीलिंग दैट द मैनेजर्स एंड अदर वर्कर्स वांट टू हियर डिफरेंट ओपिनियंस, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस। क्या बोला इसने, पहली बात तो बोला कि भाई लोगों, मैनेजर जो है वर्करों की डिफरेंट ओपिनियन सुनने को तैयार है या नहीं है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजोल्यूशन का क्या प्रोसेस है, और अपने ओपिनियन को देने का वहां पे कितना ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लिया उनने कहा साहब बॉस गए साहब मैंने ये कर दिया, जीएम साहब आए हमने साहब मैंने बहुत अच्छा कर दिया, अब पता लगा करने वाले कोई और थे ब्रांच में, तो उसके हिसाब से वो कहेगा नहीं साहब ये काम तो इन्होंने किया। आइडेंटिटी, परसीव्ड वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क। पर वैल्यू से मतलब है कि आपकी कितनी वैल्यू है, कितनी बखत है, यानी कहते हैं अरे इसी की वजह से ब्रांच चल रही, ऐसा कुछ। देखिए ये टॉपिक जो है मैंने फिर बता दिया, ये लाइन टू लाइन रीडिंग में चल रहा है। हाँ, अगर आपने ये मेरे साथ किया तो ये डेफिनेट मान लीजिए कि इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेसिकली ये क्लास जो है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, जिन्होंने अभी तक इस टॉपिक को छुआ नहीं है, ठीक है। आगे इसमें फॉर्मूला वगैरह भी, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी है, वो भी बात करेंगे। हाँ, अब क्या रहा, द सर्वे शुड बी कंडक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रीजनेबल इंटरवल, एनालाइज ट्रेंड्स। ट्रेंड्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में टाइम सीरीज में, इन द मैटर ऑफ, अब कहाँ कहाँ किस किस चीज का देखना है, एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, सेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन, सेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन।
ज़रा एक बार साउंड ज़रा चेक करके बताइए कि साउंड थोड़ा चेंज हुई या नहीं हुई। चलिए चलने दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा द सर्वे में भी कॉम्प्लीटेड यूटिलाइजिंग वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो भी उस सर्वे में टूल्स वगैरह यूज होते हैं वो। अब उसने बोला बोथ स्टैंडर्ड और कस्टम टेलर्ड टू ए पर्टिकुलर। तो स्टैंडर्ड का मतलब एक ऐसे टूल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठ जाएं। और दूसरा क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट, जैसे मान लिया आर्मी का अलग होगा, आपका बैंकिंग का अलग हो जाएगा, इंश्योरेंस का अलग हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस अनफेवरेबल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड ए यूजिंग जॉब टाइम टू कन्फर विद द पीयर्स। अब देखो कन्फर विद पीयर्स का मतलब क्या है कि अपने साथियों से कन्फ्रंटेशन होना, उनसे विचारधारा में अलगाव आना, काम की विचारधारा में, ठीक है। तो क्या है, और ये होता क्यों, अनफेवरेबल क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो ही होगा। ऑर्डर टू कोप, कोप माने होता है ना कि उस घटना से लड़ने की क्षमता, ठीक है, टू कोप विद बोलते हैं। हाई स्ट्रेस की बात आती है, लुकिंग फॉर अनदर जॉब भी चल रहा होता है कईयों के मन में, कंसीडरिंग रिपोर्टिंग सिक, reduced communication with superior and considerable job dissatisfaction। तो बोला है कि अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट, तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट होगा तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। इन कंट्रास्ट द लाइकली एडवांटेज टू द फेवर क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉयल्टी, कॉपरेशन among peers and across enhanced motivation and अब इसमें and high quality of customer। यहाँ बोल रहा है ये कि अगर हम वैसे सीधी सीधी बात करें तो द लाइकली एडवांटेज ऑफ फेवर क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स आर ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी उससे क्या होगा, अगर सही चलेंगी, लाइकली होंगी तो क्या होगा, ओपन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लॉयल्टी होगी, कॉपरेशन होगा, और आपस में क्या होता है, सबके बीच में ये सब कुछ होगा, और मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ ये बात हो रही कि अगर नहीं रहेगी तो ऐसा होगा, और अगर होगी तो ऐसा होगा। सिंपल है, बहुत फिलोसफिकल बात है वाले। चलो, डिपार्टमेंट शुड फॉर्मुलेट द कॉन्शियस क्रिएट एंड मेंटेन ए फेवरेबल क्लाइमेट। तो क्या होता है, फॉर्मुलेट ए कॉन्शियस क्रिएट एंड मेंटेन फेवरेबल, तो ये करना है। देयर आर मैनी प्रॉस एंड कॉन्स। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होता है अच्छाई और बुराई, क्या है उसके फायदे और नुकसान। रिगार्डिंग एम्प्लॉय सर्वे, इफ सम बैंक डिसाइड टू कंडक्ट द सच सर्वे, हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट may be taken especially in the designing the questionnaire, selecting the sample respondent। अब सैम्पल रेस्पोंडेंट का मतलब किन किन से पूछना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, जो रिजल्ट है उसको वो करना, इंटरप्रेट करना, डिसाइडिंग स्ट्रेटजी टू ओवरकम सम जेन। तो अब इससे जो भी प्रॉब्लम निकल के आएगी उसकी स्ट्रेटजी करना। इफ द सर्वे इज नॉट डन साइंटिफिकली, अब क्या मतलब है, अब आपने क्या करा, एक डीजीएम साहब ने या जीएम साहब ने आपसे बोला भाई सर्वे करा दो। अब आपको सर्वे कभी आपने ज़िंदगी में सुना ही नहीं, सर्वे के बारे में सुना ही नहीं, तो क्या करेंगे आप साइंटिफिकली सर्वे डिजाइन नहीं करेंगे। एंड द एम्प्लॉय आर नॉट प्रिपेयर टू वॉइस देयर जेन्युइन, और लोग क्या है अपनी सही बात बताने के लिए तैयार नहीं है। एम्प्लॉय सर्वे कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम देन दे कैन सॉल्व। तो अब क्या हुआ कि सर्वे जब लाए आप, तो उससे क्या हुआ, जैसे आपसे पूछने लगे कि भैया आपका सेटलमेंट टाइम से नहीं होता, तो आपका 100% आंसर क्या आएगा, नहीं होता कहेंगे आप। लेकिन इससे क्या होगा, आपको लगेगा, आपको मन में एक आवाज़ आएगी, यार हाँ यार हमारा सर्वे डिले होता है। जिसको नहीं भी पता होगा, जिसको सोचने का समय नहीं भी मिल रहा होगा, वो भी कहेगा हाँ जी समय पर नहीं होता।
तो ये जो सर्वे है उसकी भी कुछ ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन होना चाहिए. इट ऑलवेज डिजायरेबल to communicate the result of the survey to the employee. Maybe in a summarized form, otherwise it will create a more confusion. तो बहुत जो सर्वे होता है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, यहाँ पर इन्होंने ये बताया. ठीक है. चलिए आगे आते हैं हम लोग. अब आता है रिवार्ड एंड कंपनसेशन. क्या आता है? रिवार्ड आपकी बुक नंबर 345 पेज पे. रिवार्ड एंड तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पर आपके वो इसी के आगे जब बढ़ते जाएंगे थोड़ा न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएंगे. इसमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं ना वो भी आपके यहीं पर आएंगे. ठीक है. क्या बोलता है? रिवार्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम बोलता है द प्राइम मोटिव ऑफ पर्सन टू टेक ए जॉब इज टू मीट हिज बेसिक नीड फर्स्ट. द बेसिक नीड आर एडिक्वेटली मेट बाय द वेजेज, और उससे होता है द वेजेज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन इज व्यूड एज द मेन अट्रैक्शन फॉर जॉइंटर. तो सबसे पहली बात है भैया बेसिक नीड है, सैलरी क्या मिलेगी. द कंपनसेशन शुड बी रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल टू कीप द एम्प्लॉय हैप्पी एंड कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आप क्या बोलता है? बी एन इनबिल्ट रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए. और बेसिक गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टू अर्न सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और कंपनसेशन एंड परफॉर्म वेल टू द रिकॉग्नाइज फॉर अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैन. यानी क्या बोलता है? ये कोई भी जो एम्प्लॉय होते हैं तो बेसिक गोल एक आदमी का क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, यही होता है अच्छी तनख्वाह मिले, कंपनसेशन भी अच्छे मिले और उसको लोग पहचाने. सैलरी एंड वेजेज स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द personnel policy. It is necessary that the effort of the employees are adequately compensated. If the compensation is the disproportionate type of work and industry trade, either the company will attract only a poor quality of employee or there will be a higher turnover of the turnover का मतलब attrition rate भी बोलते हैं. टर्नओवर को क्या बोलते हैं? attrition rate भी बोलते हैं. ठीक है. चलिए आगे क्या देखते हैं इसमें. उसमें बोलता है द कंपनसेशन शुड नॉट बी सो मीगर दैट एम्प्लॉय डू नॉट फील, मतलब इतना कम भी नहीं होना चाहिए. अब आप कई बार क्या होता है कि सैलरी वो एक्सपेक्टेशन से आया 15,000, आप बोले सब 8,000 से शुरू करेंगे. अब मजबूरी थी तो वो आ गया, लेकिन जैसे ही मौका नहीं मिलेगा चला जाएगा वो. ठीक है. इन द सच केसेस ऑल गुड एम्प्लॉय विल लीव एंड ऑर्गेनाइजेशन विल लेफ्ट ओनली विद द मीडियोकर परफॉर्मेंस. बस काम चल रहा है. टू हाई अ लेवल ऑफ कंपनसेशन में ऑल्सो प्रूव दैट काउंटर. अब देखो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भी आप 100 रुपये का आदमी 500 रुपये दे लें तो काउंटर प्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी आती है. ठीक है. आइडियली द कंपनसेशन शुड बी इज सच दैट द कंटिन्यूसली अट्रैक्ट द टैलेंट. It is a major source of retention of existing manpower and has an age of which motivate them. तो 3 बातें बताई उसने. क्या है? एक तो बताया कि टैलेंट को अट्रैक्ट करना, दूसरा उसको रिटेन करना, और तीसरा उसको क्या है? हैज़ एन एज विच मोटिवेट्स देम टू गिव देयर. उनको बुलाना, रखना और उनको अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेट करते रहना. दिस इज हाउएवर अ सॉर्ट ऑफ आवर सिंप्लीफिकेशन of the situation. At the stage of let us note there are different motivating factor. अब देखो motivating factor की बात आ गई. क्या आ गई यहाँ पे? motivating factor की बात आ गई.
तो क्या क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स की बात आएगी यहाँ पर देखते हैं। टोटल रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा। तो बोलता है यहाँ पे टोटल रिवार्ड की सिस्टम की बात आ रही है यहाँ पे। टोटल रिवार्ड इज डिस्क्राइब्ड एज ए फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट दे मेक इन देयर वर्कफोर्स टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड एंगेज द पीपल दे नीड टू ऑपरेट द बिजनेस। तो क्या क्या बोला उसने, पहली बात बोले मॉनेटरी होते हैं और नॉन मॉनेटरी रिवार्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला उसने कि उसी से वर्कफोर्स को अट्रैक्ट, रिटेन और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ऑपरेट करने के लिए एंगेज करना। तीन बातें हैं ना। टोटल रिवार्ड विच कंसिस्ट ऑफ द फाउंडेशनल रिवार्ड्स, परफॉर्मेंस बेस्ड एंड कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड। तो इतनी बातें बोली उसने। बोला एक तो फाउंडेशनल रिवार्ड मतलब बेसिक सैलरी, परफॉर्मेंस अच्छा करने पर और तनख्वाह, कैरियर प्रमोशन और इन्वायरमेंटल कि आपके वहाँ वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फाउंडेशनल रिवार्ड इंक्लूड द बेस्ट सैलरी, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट एंड इंश्योरेंस। क्या बोला, फंडामेंटल जो फाउंडेशनल रिवार्ड में बोला उसने, जो पहली वाली बात बोली इसकी जो है कैटेगराइज करें ना उसने, पहला बोला उसने फाउंडेशनल, दूसरा बोला परफॉर्मेंस, तीसरा बोला क्या। तो फाउंडेशनल रिवार्ड्स में बता रहा है, क्या बोला, द बेस सैलरी से मैंने होता है सैलरी, हेल्थ केयर, रिटायरमेंट, इंश्योरेंस और परफॉर्मेंस बेस्ड दूसरा वाला जो है यहाँ पे उसमें क्या बोलता है, एड अप एज ए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग जैसे होता है ना कि सेल्स का इतने परसेंट देंगे इस तरह, और रिकग्निशन एंड फाइनली कैरियर एंड इन्वायरमेंटल रिवार्ड में क्या बोलना, कैरियर डेवलपमेंट पता है प्रोग्राम, मेंटरिंग प्रोग्राम है, आपको देखभाल करने वाला, टैलेंट मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी है कि जो आपके पास टैलेंट है उसको यूज़ करना, वेलबींग प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग अरेंजमेंट में है, ठीक है। द वर्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट, अब ये क्या बोला इसने, द वर्ड एट वर्क टोटल रिवार्ड मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के ओरिजिनल इंट्रोड्यूस में। तो अब यहाँ पे देखो ये जो सिस्टम बता रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। It has evolved to depict the strategic elements of the employer-employee exchange as well as to reflect how external influences and the increasingly global business environment affect attraction, motivation, retention and engagement। वो बोला कि ये जो सारी चीज़ें कैसे एक्सटर्नल चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं और जो ग्लोबल बिजनेस इन्वायरमेंट है वो उसका क्या है, अट्रैक्शन, मोटिवेशन, रिटेंशन और एंगेजमेंट। अब यहाँ देखिए ये इसमें पिक्चर बना रखी है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से जरा। इस पिक्चर में क्या समझाया हुआ उसने, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताया हुआ। किसके बारे में बताया हुआ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बता रहा हो। तो क्या बोलता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, इकोनॉमिक कैसा चल रहा है, लेबर मार्केट कैसा है, कल्चरल नॉर्म्स कैसे हैं और रेगुलेटरी कैसे हैं। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, आपके बस की बात नहीं है, इकोनॉमिक को कंट्रोल करना आपके बस की, लेबर मार्केट को आप। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं, जो बाहर के होते हैं। अब उसमें क्या बोलता है आगे, बिजनेस की स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेटजी और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, बिजनेस की स्ट्रेटजी, आपके वहाँ एचआर का सिस्टम क्या होता है, और आपके वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का आपका कल्चर क्या है, ठीक। तो इसके लिए क्या है, रिवार्ड स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आता है कंपनसेशन आता है, बेनिफिट्स आते हैं, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस आती है। वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, अब देखो आपके बैंक में ना तो कंपनसेशन है,
बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी नहीं है, रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आपका गड़बड़ सा चलता रहता है, और टैलेंट डेवलपमेंट भी करता। तो टोटली क्या बोलेंगे आप लोग, अपनी कोई भी ऐसा है जो यहाँ क्लास में बैठा हो गए सेटिस्फाइड, तो टोटली डिससेटिस्फाइड। अच्छा, अब इसमें बोलेंगे कौन जो है सेटिस्फाइड है, वो सेटिस्फाई है जिसे भैया ठीक है नौकरी लग गई, छोड़ो दुनियादारी और अपना काम करो, शाम को खाना पीना खाओ, सो जाओ, अगले दिन फिर ड्यूटी, तो वो लोग सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और निकल के आती है, 4 चीज़ निकल के आती है ऑर्गेनाइजेशन में 4 चीज़ निकल के आती हैं। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। क्या है? अट्रैक्ट करना, पहले लोगों को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करने के बाद क्या है, अट्रैक्ट करने के बाद क्या है, उसको मोटिवेट करना, इंगेज करना और रिटेन करना। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों का वो चलता है, और उसमें बोलता है ऑर्गेनाइजेशन क्या परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट चाहता है, एम्प्लॉय चाहता है एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट चाहता है, और एम्प्लॉय क्या चाहता है, एम्प्लॉय चाहता है एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट। जो राकेश जी हैं, ये क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है जिन्होंने और चीज़ें सब कर ली हैं और हमारी लाइव क्लास में रहते, केवल एक यही मॉड्यूल रहता है। लाइन टू लाइन पढ़ने का समय नहीं है। अगर आप लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल हवा हवा में छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है कि आपने 2-3 हेडिंग याद कर लिए तो होते हैं। ठीक है, नहीं, जो इस टॉपिक पे पहले का वीडियो नहीं है, पहले के वीडियो जो हैं वो 22 यूनिट तक हैं। भाई जिसको क्लास अच्छी रही है वो क्लास में रह सकता है, जिसको क्लास अच्छी नहीं है वो क्लास छोड़ सकता है, या अपने आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो कह रहा हूँ आप अपने आप पढ़ लीजिए ना, लेकिन अगर आप यहाँ रहते हैं तो डिस्कशन का फ़ायदा मिलता है। अभी आप जब इसको 9 सवा 9 बजे क्लास छोड़ेंगे तब बताइएगा आप। ठीक है, चलो अब देखो ये जो चीज़ें इसने बताई, इसने सारी चीज़ें यहाँ पर ये बातें आ रही है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल देखो। द सिक्स एलिमेंट ऑफ टोटल रिवार्ड दैट कलेक्टिवली डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से 6 अवार्ड है देखो उसमें बोलता है। पहला है स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट, मोटिवेट, रिटेन, इंगेज। आर कौन कौन सी है उसके लिए, इन सब कामों करने के लिए? कॉम्पनसेशन है एक। तो कॉम्पनसेशन में क्या बात आती है, अब ये जो आ रही है कॉम्पनसेशन, फिर आता है बेनिफिट्स आता है। ठीक है, फिर आता है वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस आता है, फिर क्या आता है यहाँ पे, रिकॉग्निशन आती है यहाँ पे। ठीक है, और कॉम्पनसेशन, बेनिफिट, वर्क लाइफ, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और एक और है। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट पूछेगा, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, वन क्वेश्चन, कि आउट ऑफ दिच विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, किस चीज के, इस काम को करने के कौन कौन से एलिमेंट हैं, कलेक्टिवली कौन कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, किसको, टोटल रिवार्ड को डिफाइन। टोटल रिवार्ड के 6 एलिमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से, पहला है कॉम्पनसेशन, फिर बोलता है बेनिफिट, जो अभी हमारे इसमें पीछे फिगर में दिखाया था, यहाँ पे इस फिगर में आपको वो दिख रहे हैं, वो ये वाले हैं, ये कंपोनेंट है। कौन से हैं? कंपोनेंट्स हैं काहे के, टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी। टोटल रिवार्ड के कंपोनेंट्स वो ये वाले हैं। ठीक, चलो तो अभी हम बात करते हैं किसकी,
हमारे 6 कंपोनेंट कौन से हैं? तो सबसे पहला कौन सा? कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन में बार बार आप, जैसे हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ समझ में आ गई, अब हम थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देंगे। क्या बोलते हैं भाई? पे के बारे में बात करता है, कॉमन बेनिफिट की बात देखो, तो उसने कहा यूजेस टू सप्लीमेंट द कैश कॉम्पनसेशन। अब बेनिफिट की बात क्या? उसने कहा भैया जो है आपको यहाँ टूर करा देंगे, आपके फैमिली के साथ डिनर करा देंगे, ये क्या है? बेनिफिट्स हैं आपके, ठीक है। छुट्टियाँ लेने का बेनिफिट है आपका, आप छुट्टी कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते हैं, हेल्थ के बारे में क्या है, इनकम प्रोटेक्शन क्या है, सेविंग रिटायरमेंट प्रोग्राम से, ये क्या है? बेनिफिट्स हैं किसी भी और ने। वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, वर्क लाइफ, अब देखो वही बात आ रही थी, क्या ये सारी चीज़ें हैं आपके उसमें? तो बोला इसने क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम प्लस ए फिलॉसफी दैट एक्टिवली सपोर्ट्स एफर्ट और द हेल्प एम्प्लॉय अचीव सक्सेस इन बोथ वर्क एंड होम। ये देखो, ये सबसे बड़ी फेलियर है। 9 बजे आप ऑफिस आ रहे हैं घर से, ऑफिस वहाँ ऑफिस से 9 बजे तक लौट के आते हैं घर पे, ठीक है। फिर क्या बोलता है? रिकॉग्निशन, संडे को भी जो है ब्रांच में बुलाता है कि थोड़ा काम है आ जाना। फिर क्या बोलता है? रिकॉग्निशन। तो रिकॉग्निशन में क्या है? आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल प्रोग्राम्स दैट एक्नॉलेजेस और गिव स्पेशल अटेंशन टू एम्प्लॉय एक्शंस। क्या बोला इसने? अब रिकॉग्निशन कैसे मिलेगी? रिकॉग्निशन मिलेगी कुछ ऐसा एक्नॉलेज करने का एक प्रोग्राम जिससे एम्प्लॉय की क्या है? स्पेशल अटेंशन मिले, एम्प्लॉय के एक्शन, एफर्ट्स, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी बाय रीइंफोर्सिंग बिहेवियर्स। फिर क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट। अगला आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये जो क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये वर्ड मिल जाए। क्या बोलता है? द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड इंडिविजुअल एफर्ट टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। क्या बोला इसने? फिर सुन लेना। द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टीम एंड इंडिविजुअल एफर्ट, यानी टीम के और इंडिविजुअल के एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये सब बातें निकल कर के आती हैं। परफॉर्मेंस इंक्लूड्स, क्या करता है? एस्टेब्लिशिंग एक्सपेक्टेशन, स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन, असेसमेंट, फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एग्जाम्पल होती हैं। टैलेंट डेवलपमेंट, अगला पॉइंट क्या आया? टैलेंट डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट है टैलेंट डेवलपमेंट। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू, आपको पता है टैलेंट कि भैया आपको ट्रेनिंग वगैरह करके एडवांस स्किल कराने का मौका मिले, तो ऐसा तो मिलता है वैसे टैलेंट डेवलपमेंट का, आपको ट्रेनिंग वगैरह तो होती रहती है बैंकों में। वो अलग बात है हम ट्रेनिंग में बैठ करके सोते रहते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले तो आते ही हैं, पढ़ाते भी है, कंटेंट भी देते हैं। competencies in both their short and long term career. Research shows that the total reward program do not achieve their objective, not because they are badly designed but because they are poorly delivered. तो ये कह रहा है जो भी बैंक ऑर्गेनाइजेशन टोटल रिवार्ड सिस्टम चलाती है उनके वो फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? कि उनका डिज़ाइन ख़राब नहीं है, लेकिन उनको जो इम्प्लीमेंट कराते हैं उन लोगों में इतना वो सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। मतलब समझ नहीं, खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि ये जो चीज़ है हमें इसको क्यों कराई जा रही है, ये जो चीज़ है इसको क्यों कराया जा रहा है। ठीक है, चलो अब बात आती है रिवार्ड। देखिए अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। इस टॉपिक को ख़त्म करने के मतलब इसमें ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे हमको। इस टॉपिक में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे को इस टॉपिक को काफ़ी अच्छा वो करेंगी। ठीक है, रिवार्ड स्ट्रेटजी। क्या बोलता है? तो यहाँ बोला रिवार्ड स्ट्रेटजी। तो टॉपिक में एक हेडिंग आ गया रिवार्ड स्ट्रेटजी। तो ना आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मर्लिस रिवार्ड मैनेजमेंट 5th एडिशन डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन एज एन एलिमेंट इन द रिवार्ड। क्या बोलता है? रिवार्ड स्ट्रेटजी डिटरमाइंस द डायरेक्शन इन विच द रिवार्ड मैनेजमेंट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट शुड गो टू सपोर्ट द। भैया
रिवार्ड के बारे में सारी चीज़ें डिसाइड करना, कौन सा फॉर्म बनेगा, कितना हम देंगे, कब सर्वे करेंगे, किन किन से सर्वे करेंगे और कैसे कैसे उनको कंपनसेट करेंगे, उसके रिजल्ट को क्या, वो सब क्या आ गया, रिवार्ड स्ट्रेटजी। हाउ दे शुड बी इंटीग्रेटेड, द प्रायोरिटी दैट शुड बी गिवन टू इनिशिएटिव एंड द पेस एट विच दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ सारी बातें इसने बताई। देखो तो कैसे होता है ये देखिए जरा, इसका एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ आ गया, आपकी बुक में भी चार्ट बना हुआ है, इसको थोड़ा सा हमने कलर कर दिया है क्योंकि बुक में बहुत हल्का था तो वो आता नहीं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसमें, बिजनेस एम्स, बिजनेस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, बिजनेस एम और बिजनेस वॉल्यूम के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई जाती है और एचआर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा बोलता है रिवार्ड स्ट्रेटजी होती है, फिर बोलता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होती है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी की बात करी है इसने। कैसे करी है उसने, रिवार्ड में क्या होता है, पे लेवल, रिव्यू, रिवार्ड स्ट्रक्चर, बेनिफिट प्लान्स। और यहाँ क्या बोलता है, इंसेंटिव होते हैं, इंसेंटिव में क्या होते हैं, कैश और नॉन कैश होते हैं। फिर उसने बोला रिकॉग्निशन, फिर यहाँ बोला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में क्या होता है, देखो ये चीज़ लर्निंग एंड डेवलपिंग, उसमें क्या है, ये दोनों चीज़ कॉमन है। कौन सी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या है, रिकॉग्निशन एंड नॉन कैश। यहाँ अगर हम देखेंगे लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या है, कोचिंग, मेंटरिंग, कोचिंग ये मेंटरिंग है, मॉनिटरिंग नहीं है, कोचिंग, मेंटरिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंसेंटिव्स, सक्सेशन प्लान और सोशल, ठीक है। तो ये जो है रिवार्ड एंड स्ट्रेटजी का पार्ट है और ये किसका पार्ट है, लर्निंग एंड डेवलप। तो इसमें से आप कहेंगे क्वेश्चन क्या आता है, इसमें से क्वेश्चन वो ऐसे ही एक एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। पर्पज ऑफ प्राइमरी रिवार्ड सिस्टम, तो पर्पज में पूछेगा, कहेगा आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट द पर्पज ऑफ प्राइमरी रिवार्ड सिस्टम। ऐसे भी क्वेश्चन आता है तो उसने बोलता है, अगर पर्पज स्टेटमेंट की बात करें तो 3 क्वेश्चन उसने पूछे कि वाई डज ईच प्रोग्राम एग्जिस्ट, वाई इज़ इट मीनिंगफुल टू योर एम्प्लॉय, हाउ डज इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कोई भी जो पर्पज है प्राइमरी रिवार्ड प्रोग्राम का, वो 3 पर्पज है। अब कोई भी ये इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा, कि रिवार्ड स्ट्रेटजी कैसे डेवलप होती है, रिवार्ड स्ट्रेटजी कैसे डेवलप होती है। और ये जो है, जो पॉइंट्स हैं इसके रिवार्ड स्ट्रेटजी के, क्या पॉइंट है, कंपोनेंट है। ये क्या है, इसके कंपोनेंट है। क्या कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है प्रोग्राम, दूसरा है वैल्यू। अब प्रोग्राम में देखिए क्या है, टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द टोटल रिवार्ड द कंपोनेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोग्राम दैट ए कंपनी इनटेक्स और इन्वेस्ट इन द मनी। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्रोग्राम है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाना है आपको, जो टोटल रिवार्ड्स में एक क्या है, स्पेसिफिक आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, अगली बात आती है वैल्यू की। टू बी कंसिडर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू। तो 2 बातें आई, एक आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा उसकी वैल्यू जो है स्पेसिफिक सब्सक्राइब वैल्यूज होनी चाहिए। वो एम्प्लॉय आपके समझें कि भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हमें करना चाहिए। अब डिजाइन टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी को डिजाइन करने के स्टेप्स हो गए, ठीक है। टोटल रिवार्ड सिस्टम के उसको डिजाइन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे पहले बताया द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल रिवार्ड फिलॉसफी ऑफ द गूगल। अब गूगल में
अपने वहाँ पे गूगल में देखो क्या है, गूगल आप देख रहे हैं बहुत नंबर 1 कंपनी चल रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो कैसे कर रही है, क्या कर रही है? चलो जी, अमित कुमार की का जवाब देते हैं। अमित कुमार का जवाब देते हैं, एक बात तो आपकी एग्री कर ली, मैं कल से क्लास को जल्दी कर दूंगा। दूसरी बात, दैनिक क्रियाकलाप के लिए मैंने बोल दिया कि आप कुछ भी कर रहे हैं मोबाइल की साउंड को हेडफोन पे या बाहर इतनी तेज चलाएं कि आपके कानों में कुछ वर्ड्स चलते रहे। हमने LRAB की लास्ट क्लास ली थी, 6 घंटे की क्लास चली थी। हमने कहा बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, और इतने बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। आप लोग YouTube में कमेंट देखिए, वीडियोस में उनके JIV वाले वीडियोस के कमेंट देखिए, ठीक है। और बाकी हमें व्हाट्सएप और मोबाइल ऐप में तो रिस्पॉन्स आया ही आया, वो अलग बात है। तो ये टॉपिक्स ऐसे सुनते रहो। हम आपसे थीसिस लिखने को बिल्कुल नहीं कह रहे, आप सुनते तो रहो, क्वेश्चन आएगा। अगर आपका शब्द सुना हुआ होगा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां बात कर रहे हैं गूगल की रिवार्ड फिलॉसफी क्या है। उसने बोला, आवर एम्प्लॉय हु हैव नेम्ड देमसेल्फ गूगलर्स आर एवरीथिंग Google is organized around the ability to attract and leverage the talent of the exceptional technologists and business people। वो कह रहा है एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजिस्ट को हम वो कर रहे हैं, और क्या कर रहा है दूसरा, बिजनेस पीपल को। तो वो अट्रैक्ट कर ले रहे हैं गूगल। इन लाइन विद दैट फिलॉसफी वी हैव डिजाइंड आवर कॉम्पनसेशन प्रोग्राम सपोर्ट। तो अब उन्होंने अपने गोल क्या रखे भाई, देखो उसने गोल क्या रखे हैं, देख लेना ध्यान से। गूगल ने अपने गोल क्या रखे, गूगल ने अपने गोल रखे, अट्रैक्ट एंड रिटेन द वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट, पहली बात। सपोर्ट गूगल कल्चर्स ऑफ इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस, अलाइन एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। अब अलाइन का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर, यानी एम्प्लॉय कितनी सैलरी चाहता है, स्टेक होल्डर कितना खर्च करना चाहता है। अलाइनमेंट पता लगा, गूगल का स्टाफ चाहता है मुझे 5 करोड़ रुपए पर मंथ मिल जाए, लेकिन उसके जो इनकम, जिन रास्तों से उसकी इनकम होती है वो लोग पैसा नहीं देने जाते, तो नहीं चलेगा ना, दोनों को अलाइन करना। वी पे गूगलर्स कॉम्पिटेटिवली कंपेयर टू द अदर अपॉर्चुनिटी दे माइट हैव इन द मार्केट। तो गूगलर्स बोलते हैं अपने स्टाफ को, ठीक है। We also offer the competitive benefit to the help Googlers and their family be healthy and happy, provide unique perks that make life and work more convenient, design compelling job opportunity aligned with our mission and create a fun and energizing work। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख रखी हैं इसमें। अब इतनी चीज़ें सुविधाएं किसी को मिलेगी तो हर आदमी चाहेगा नहीं गूगल में काम है। We have a deeply rooted belief in the paying the performance, ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, स्टेटमेंट ऑफ रिवार्ड फिलॉसफी ऑफ होल फूड्स मार्केट। गूगल के बाद दूसरा नाम आ गया, किसकी आ गई, दूसरा आ गया फूड मार्केट की। दूसरा किसका आ गया, फूड मार्केट। क्या बोलता है, आवर कंपनसेशन एंड बेनिफिट प्रोग्राम रिफ्लेक्ट आवर फिलॉसफी ऑफ द, क्या है, फिलॉसफी ऑफ द एग्लिटरेनियनिज्म। एग्लिटरेनियनिज्म, अब ये एक बहुत वैसा वर्ड आ गया, हम इसका मीनिंग याद भी नहीं भी रखें एग्लिटरेनियन की, तो भी एग्ज़ाम में अगर आएगा तो हम सबको ही याद हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे, मैं अटक गया इसको बोलने में, तो ऐसी चीज़ें वहाँ याद रहती हैं, ठीक है। क्या बोलता है, वाइल द प्रोग्राम्स एंड इंडिविजुअल प्ले। अभी इसका मीनिंग ना मुझे पता है ना मैं आपको बता रहा हूँ, ना आपसे कह रहा हूँ ढूंढो, बस इतना ध्यान रखो कि फिलॉसफी ऑफ एग्लिटरेनियनिज्म,
तो क्या बोलता है, कहाँ पे, फूड मार्केट में बोलता है। वाइल द प्रोग्राम एंड इंडिविजुअल पे लेवल विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट डिफरेंसेस इन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जोग्राफीज, आपका काम क्या होगा, कहाँ पर काम होगा, कैसे मार्केट प्लेस कंसिडरेशंस हैं, द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कंपेंसेशन एंड द बेनिफिट प्रोग्राम शुड बी ब्रॉडली सिमिलर अक्रॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ओवरऑल में तो वो क्या, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलर रहेगा उसमें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंपनसेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग आवर एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन प्रोग्राम इज टू अट्रैक्ट, रिटेन qualified and energetic team members who are enthusiastic about our mission and culture, providing them the sufficient income their benefit of the keep the company on the employee. A further objective of the compensation program is to reward each of our team member चलो अब आगे बोलता है, फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंपनी फाइनली वी एंडेवर टू एंश्योर दैट आवर कॉम्पनसेशन प्रोग्राम। ये अभी कौन सी इंडस्ट्री की बात चल रही है, फूड इंडस्ट्री की बात चल रही है, ठीक है। अब इसमें जो है फूड इंडस्ट्री में कुछ पॉइंट्स बता रहा है। अगला बोलता है, अगला पॉइंट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। अब ये बोल रहा ताज होटल्स रिसोर्सेज से 5 कीज फ्रॉम ताज होटल रिसोर्स। क्या बोलता है, ताज होटल रिसोर्स में क्या बोलता है, सो मैनी लोकेशन में बहुत बड़ा काम है इनका, उसने को बोलता है। उनके वहाँ बोला देखो स्टार्स वाला है, क्या बोलता है, स्पेशल थैंक्स एंड रिकॉग्निशन सिस्टम उसने बनाया हुआ दैट लिंक कस्टमर डिलाइट टू द एम्प्लॉय रिवार्ड। दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड senior executive find must come from the immediate supervisor who are central and determining। तो इनके लिए क्या बोला उसने, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए बात बोली है, और कैसा है, जो इमीडिएट सुपीरियर से आता है, ठीक, और जो आता है उसके लिए क्या होता है, ग्रेटिट्यूड करते हैं, मतलब उनका इज्जत करते हैं, अरे आपने बहुत अच्छी बात बताई, ठीक है। एम्प्लॉयज एक्यूमुलेट पॉइंट थ्रू आउट द ईयर एंड द 3 डोमेन्स, compliment from guests, compliment from colleagues and their own suggestion। तो जो उसके गेस्ट बताते हैं उसकी बात करी उसने, दूसरा क्या है, जो उसके कलीग बताते हैं उसकी बात करी, और उनके अपने सजेशन। तो 3 डोमेन से जो एम्प्लॉय के पॉइंट्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। अगला क्या है, फिर बोलता है क्रूशियली एट द एंड ऑफ द ईच डे द स्टार्स कमेटी रिव्यू ऑल द नॉमिनेशंस एंड द सेशन। रोजाना बोला हर दिन स्टार्स कमेटी की बातों को क्या करता है, नॉमिनेशन किया जाता है और सजेशन को उनके रिव्यू किया जाता है। द टाइमिंग ऑफ द रिकॉग्निशन इज यूजुअली मोर इंपॉर्टेंट देन द रिवार्ड्स। अब देखो क्या होता है, द टाइमिंग ऑफ द रिकॉग्निशन इज यूजुअली मोर, तो जिस समय उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिवार्ड से ज़्यादा। तो ये बात कहाँ पे आई, तो रिवार्ड सिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, हम एक जल्दी से एक रैपअप ले रहे हैं इतने टॉपिक्स का। अच्छा, मैं आपके लिए एक आज स्पेशल काम करूँगा, इन टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा पॉइंटों में कन्वर्ट कर दूँगा जिससे जल्दी हमारी कवरेज हो पाए। अभी आपको बैंक भी जाना है, ठीक है। हाँ, एक बार ज़रा रैपअप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो अभी अब तक हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, रिवाइज कर रहे हैं एक बार, जस्ट 5 मिनट में। एम्प्लॉय फीडबैक कह रहा है बहुत ज़रूरी चीज़ है,
और यहाँ पे क्लाइमेट सर्वे की हमने बात करी, इसमें क्लाइमेट सर्वे क्या होता है इसकी बात करी। ठीक, उसके बाद हमने वो इंस्ट्रूमेंट की बात करी, कौन कौन सी स्कीम्स होती है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, अप्रेजल का इंटरव्यू कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्लाइमेट सर्वे के डेटा भी, उसने बोला किसी कंपनी ने बहुत बड़ा सर्वे किया था इस मामले में, बहुत सारे उसने वो किए थे। क्लाइमेट सर्वे के जो थ्रू जो है फीडबैक लेने की बात करी। उसने कहा कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो इनको क्या करता है, क्वेश्चनर को डिज़ाइन करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, उसको टैबुलेट करता है और रिजल्ट को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी वो जो यूनिट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं और एनालाइज करते हैं। फिर क्या बात करता है वो, हाँ, ये इसने कुछ बोले थे कि क्या है, किसी भी जो सर्वे होते हैं उनके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंशिएटिव फैक्टर होते हैं जिनके बारे में बात करी। कौन कौन से हैं वो, स्ट्रक्चर कैसा हो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी कैसी दी गई है एम्प्लॉय में, रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, रिस्क क्या है, वार्म गर्मजोशी क्या है, सपोर्ट कितना मिलता है, स्टैंडर्ड्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है वहाँ पे, उन लोगों की आइडेंटिटी क्या होती है, इन सब बेसिस पे करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने बात करी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किए जाते हैं, और उसमें बोला, उसने क्या बोला, बोथ स्टैंडर्ड एंड कस्टम, मतलब ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे लगते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट जो स्पेसिफिक होते हैं सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठते हैं। ठीक है, आगे बात करता है वो, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ फेवरेबल क्लाइमेट करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग यूजिंग जॉब टू टाइम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आ रही हैं, लॉयल्टी है, कॉपरेशन है, प्रॉस एंड कॉन्स की बात बताई कि जब जो इसमें सर्वे होता है उसमें क्या होता है, कंडक्ट डिसाइड टू कंडक्ट अ सच सर्वे हेल्प सम एक्सपर्ट में बी टेकन। यहाँ पर उसने बोला कि भैया जो जो आपका सर्वे होता है बहुत साइंटिफिकली, अगर कहता है सर्वे इज़ नॉट डन साइंटिफिकली एंड द एम्प्लॉय आर नॉट प्रिपेयर टू वॉइस देयर ओपिनियन, तो वहाँ सब बेकार हो जाता है। तो इसीलिए कहता है इट इज़ डिजायरेबल टू कम्युनिकेट द रिजल्ट तो इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आया उसने, रिवार्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम क्या होता है इसमें बोला। तो रिवार्ड एंड कंपनसेशन में बात आई सीधी सीधी, कुछ होता है पैसे वाला रिवार्ड, कुछ होता है मैनेटरी, कुछ होता है नॉन मैनेटरी। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात है कि सबसे पहली बात है कि एम्प्लॉयड अर्न सेटिस्फैक्ट्री वेजेस, कंपनसेशन, पर्सनल पॉलिसी कैसी है वहाँ पे, पर्सोनल पॉलिसी कैसी है, एडिक्वेटली कंपनसेट होता है नहीं होता है, पुअर एम्प्लॉय अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अगर आप ये सही नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके वहाँ विल अट्रैक्ट द पुअर एम्प्लॉय, और अच्छा वाला छोड़ छोड़ के जाता रहेगा। ठीक है, और वो लोग होंगे जो वो मेडिक्योर परफॉर्मेंस वाले होंगे जिनको आप लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे टोटल रिवार्ड की बात आई। टोटल रिवार्ड में 3 ऑप्शन उसने दिए थे, कौन कौन से, एक तो बोला फाउंडेशनल रिवार्ड बोला, परफॉर्मेंस बेस्ड बोला, और कैरियर एंड। तो यहाँ पर इसने बोला टोटल रिवार्ड में 3 कैटेगरी में उसने बोला, पहला बोला फाउंडेशनल, दूसरा बोला परफॉर्मेंस, और तीसरा बोला कैरियर रिलेटेड। ठीक है, और इस फिगर में हमने जाना था कि जो कंपोनेंट होते हैं टोटल रिवार्ड स्ट्रेटजी के, टोटल जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट आपके होते हैं, ये वाले 6 कंपोनेंट हैं, ये इम्पॉर्टेंट है 6, कॉम्पनसेशन, बेनिफिट्स, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसमें। 6 एलिमेंट यहाँ पर आ गए। यहाँ पे 6 एलिमेंट में जब उसने बात करी थी तो 6 एलिमेंट में पहला तो उसने कॉम्पनसेशन, वही बेनिफिट जो अभी पूरे, वर्क लाइफ इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिकॉग्निशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और अगली बात इसने बोली थी, लास्ट वाली जो बात बोली थी, टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, रिवार्ड की स्ट्रेटजी की बात आई। रिवार्ड की स्ट्रेटजी कैसे वो होती है, जो बिज़नेस के एम्स होते हैं, बिज़नेस की वैल्यूज़ होते हैं, बिज़नेस स्ट्रेटजी चलती है, एचआर स्ट्रेटजी चलती है,
उसी के साथ में HR स्ट्रेटजी में क्या है, रिवार्ड स्ट्रेटजी है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। वहाँ पर ही रिवार्ड में पे लेवल, रिवार्ड स्ट्रक्चर, बेनिफिट प्लान्स, इंसेंटिव वगैरह वगैरह आता है। और दूसरी जगह जो आ रहा है इसका क्या आ रहा है, कोचिंग, मेंटरिंग, LD। तो कुछ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के, कुछ प्राइमरी रिवार्ड सिस्टम के पर्पज क्या हैं। प्राइमरी में इसमें एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आ जाएगा, प्राइमरी रिवार्ड सिस्टम के पर्पज क्या है। तो उसमें बोलता है वो ये बोलता है, why does each program exist, why it is meaningful to your employees, how does it gives the organization a competitive advantage। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, डेवलपिंग है रिवार्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, प्रोग्राम क्या है, क्या प्रोग्राम आप कैसा रखेंगे और वैल्यू क्या है आपकी। तो प्रोग्राम वैल्यू से मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोग्राम बोलता है स्पेसिफिक प्रोग्राम होना चाहिए और स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब्ड क्या होनी चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए। डिज़ाइन ऑफ टोटल रिवार्ड में उसमें स्टेप्स बताया उसने, बोला जैसे गूगल की बताई उसने, डिज़ाइन ऑफ टोटल रिवार्ड से गूगल की बताई। तो गूगल की जो स्ट्रेटजी बताई गूगल के अकॉर्डिंग बोला उसने, क्या बोला, अट्रैक्ट एंड रिटेन वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट, सपोर्ट गूगल कल्चर एंड इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस, और अलाइन द तीन उसके अपने पर्पज हो गए, ठीक है। और उसने बोला गूगलर्स बोलते हैं, गूगलर के बाद उसने क्या बोला, एक होटल का एग्जांपल लिया, होटल वाले का, ठीक है। फूड मार्केट का एग्जांपल लिया, उसने बताया वो क्या क्या करते हैं डेली। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन 5 कीज ऑफ ताज होटल, ताज होटल में क्या है, एक स्टार वाला प्रोग्राम बताया। स्टार प्रोग्राम में बताया कि डेली उनकी जो है मीटिंग होती है, डेली शाम को ही उनको वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एम्प्लॉय एक्यूमुलेट पॉइंट्स थ्रू आउट, और क्रूशली एट द एंड ऑफ। तो ये जो 5 बातें आई हैं इसकी, वो उसकी 5 स्टार प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसको। अभी आप लोग बैंक जाइए। चलो देखते हैं इसको, देखते हैं कि कल शाम को लेते हैं, लेकिन मैं करवा दूंगा आपको 3 टॉपिक, जिसको पढ़ना हो पढ़ लो, जो खुद पढ़ सकता है खुद पढ़ ले, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमारे पास आके पढ़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।